हेलो, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल डिफेंस प्रेप। आज हम बात करेंगे एनडीए सेकंड 2022 की। जैसा कि आपको पता है कि अभी सितंबर 4 को एनडीए का पेपर था, तो आज हम लोग यहाँ पे गैट के पेपर की एनालिसिस करेंगे। गैट के पेपर में आपको पता है कि गैट के पेपर में इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज का पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज के पेपर का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल स्टडीज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने थे, ज्योग्राफी के कितने थे, पॉलिटी इकोनॉमी के कितने थे और करंट अफेयर के कितने थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे 17 क्वेश्चंस थे इस बार के पेपर में, और इसका जो पोर्शन रहता है 17, 18, 19, 20 क्वेश्चंस तक रहते हैं। ये एवरी ईयर एवरी पेपर वेरी करते हैं। आगे हम ज्योग्राफी का देखते हैं। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे 17 थे। इसका भी यही रेशियो रहता है कि कभी 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 22 तक। फिर हम पॉलिटी इकोनॉमी का देखते हैं, तो इसमें इस बार जो क्वेश्चन थे 5 थे। वैसे जो क्वेश्चन आते हैं 5 to 10 का रेशियो रहता है कि 5 से 10 के बीच बीच में इसमें क्वेश्चन आते हैं। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो 11 थे। तो ये पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था जनरल स्टडीज के लिए गैट के पेपर में, कि जनरल स्टडीज में जो क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर से, उनका क्या क्या रेशियो था, कितने कितने क्वेश्चन थे। तो आज हम इस पूरे पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो कि 4 सितंबर को हुआ था। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स सी। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स इज नॉट करेक्ट। यू कैन सी हियर कि ये बोल रहा है कि नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है। तो हमें ये कीवर्ड्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करना होता है, क्योंकि जहां पे हम सबसे पहले मार्क्स आते हैं, जहां पे हम लोगों को सबसे पहले मिस्टेक होती है कि हम क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को नहीं देखते हैं कि हमसे वो करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमें उसको अंडरलाइन कर लेना है कि हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में कौन सी चीज है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। लेट्स सी। ए, due to segregation of minerals into wavy bands or platy surfaces, some metamorphic rocks develop foliation. अब मेटामॉर्फिक रॉक्स होता क्या है, कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स से ही बनती है, लेकिन इसके लिए हाई हीट, हाई प्रेशर चाहिए होता है। अगर इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स या जो ऑलरेडी मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसको हाई हीट, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर मिल जाए तो वो नई मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इनटू वेवी बैंड्स और प्लेटी सरफेसेस, कि जब मिनरल्स का सेग्रीगेशन हो जाता है, मिनरल्स का सेग्रीगेशन हो जाता है मतलब दो मिनरल वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग लेयर बना लेते हैं, तो उनमें फोलिएशन हो जाता है। अब फोलिएशन क्या होता है? फोलिएशन होता है स्ट्रिप ऑफ, कि कोई लेयर है या कोई सरफेस है उसमें से किसी एक लेयर का स्ट्रिप ऑफ हो जाना या फिर हट जाना, उसको हम लोग फोलिएशन कहते हैं। सेकंड है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये राइट है कि सेग्रीगेशन, मिनरल्स के सेग्रीगेशन के कारण जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का सरफेस है उसमें फोलिएशन हो जाता है, कि वो उस सरफेस से स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं या फिर हट जाते हैं, वो लेयर उससे उसके ऊपर से उतर जाती है। सेकंड है, वेयर द फोलिएशन डेवलप into broad mineral bands, the metamorphic rocks is extremely hard. अब ब्रॉड मिनरल बैंड्स क्या है, कि एक तो मान लो एक लेयर है जो 1 सेंटीमीटर की है और दूसरी जो लेयर है सेम मिनरल की 5 फीट की है। तो सबसे पहले एक्सफोलिएशन जो होगा इसका होगा, ना कि 5 फीट वाले का। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो इसमें फॉलिएशन होता है, foliation develops into broad mineral bands, the metamorphic rocks is extremely hard, कि जहां पे ब्रॉड मिनरल बैंड बनेगा तो वहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो हार्ड है। ठीक है। फिर थर्ड है, वेयर द फोलिएशंस आर मॉडरेटली थिन द मेटामॉर्फिक रॉक्स टेंड टू अपार्ट। सही, यहाँ पे हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर की बात की है, तो यहाँ पे जो लेयर है ये बहुत ही ज्यादा थिन है, तो इसमें फोलिएशन होना क्या हो जाएगा, इजी। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब बी देखिए, रॉक्स दैट ओरिजिनली वर कंपोज्ड ऑफ वन डोमिनेंट मिनरल्स आर ऑफन फोलिएटेड बाय मेटामॉर्फिज्म।
अगर ये वाला राइट है तो फिर ये वाला तो राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला, वेयर द फॉलिएशन डेवलप्स इनटू ब्रॉड मिनरल बैंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स इज एक्सट्रीमली हार्ड। अगर वो एक्सट्रीमली हार्ड होगी तो उसमें फॉलिएशन हो ही नहीं सकता, या फॉलिएशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो रॉक एक ही मिनरल से बनी होती है उसमें ऑफन या प्राय फॉलिएशन होता है, तो उसमें फॉलिएशन नहीं हो सकता क्योंकि वो रॉक है जो बहुत हार्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो राइट है तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। हमें पता है कि अर्थ के क्रस्ट में या फिर अर्थ के अंदर तक इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिसकंटिन्यूटीज दी गई हैं। जैसे सबसे पहली लेयर है क्रस्ट लेयर, फिर है मेंटल लेयर, फिर है कोर लेयर। फिर इनको अलग करने के लिए इनकी बाउंड्रीज बनाई गई है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट कौन करता है, क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट कौन करता है, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है जो वो आउटर कोर और लोअर मेंटल को अलग करती है, गुटेनबर्ग। और मोहो डिसकंटिन्यूटी है जो वो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को अलग अलग करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मोहोविक है, यानी कि बी है। अब हम बात करते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी क्या है कि जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है, वो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है। फिर रेपेटी डिसकंटिन्यूटी क्या है कि जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग अलग करती है, उसको रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फिर एंड में है जो लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो इनर कोर और आउटर कोर को अलग अलग करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, जो कि क्रस्ट और मेंटल को एक दूसरे से अलग करते हैं। Let's see third question. Which one of the following cities of the world represents the greatest linear velocity of rotation of Earth? जैसा कि हमें पता है कि अर्थ है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, लीनियर वेलोसिटी। तो अर्थ की जो वेलोसिटी है वो दो होगी, एक तो एंगुलर और दूसरी लीनियर। ठीक है, तो एंगुलर डेंसिटी है, वेलोसिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी है जो अर्थ की वो पोल्स से ज्यादा होती है, और जो लीनियर वेलोसिटी है अर्थ की वो कहाँ पे ज्यादा होती है, वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी सिटी इक्वेटर के पास होगी वहां पे लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जो पहला एक ही हम बात करें कंपाला युगांडा का हमें पता है कि अफ्रीकन कंट्री है और ये इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। फिर आगे के ऑप्शन देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, जो कि आर्कटिक के पास है, आर्कटिक लाइन के पास है, तो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो कम होगी लेकिन एंगुलर यहाँ पे ज्यादा होगी। फिर मैड्रिड स्पेन है, ये भी लाइन ऑफ कैंसर से ऊपर चला गया। फिर स्टॉकहोम है, ये भी लाइन ऑफ कैंसर से ऊपर है। तो पास में सबसे कौन सा है, कंपाला युगांडा। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है ए, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पोल्स पे ज्यादा होती है। ये देखिए, ये रहा युगांडा जो कि इक्वेटर के पास में है, और सेंट रशिया ये रहा जो कि सेंट पीटर्सबर्ग है जो रशिया में, ये रहा स्वीडन, ये रहा, ठीक है, स्पेन ये रहा। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पास में है जो इक्वेटर के वो युगांडा है, तो यहाँ की जो लीनियर वेलोसिटी है ज्यादा होगी और यहाँ की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will happen if you are flying east across the international date line? कि अगर आप ईस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो तो क्या होगा, You will lose 12 hours, You will gain 12 hours, You will gain 24 hours, You will lose 24 hours। जैसा कि हमें पता है कि 0 डिग्री मेरिडियन है, जो 0 डिग्री मेरिडियन वो टाइम लाइन को शो करती है, और 180 डिग्री है जो वो डेट लाइन को शो करती है। ठीक है, ये है हमारा ईस्ट साइड, ये है हमारा वेस्ट साइड। तो जैसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, हम लोग ईस्ट साइड आते हैं, तो हम लोग 24 आवर्स गेन कर लेते हैं। एक दिन को इसमें ऐड कर दिया जाता है कि हम लोग एक दिन आगे हो जाते हैं। अगर वेस्ट में संडे है तो ईस्ट में उस दिन क्या होगा, मंडे होगा। सेम जैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन को लूज कर देते हैं कि हम लोग 24 आवर्स को लूज कर देते हैं, लेकिन जब हम ईस्ट की तरफ आएंगे तो वी विल गेन 24 आवर्स। इसका जो ऑप्शन है सी है, इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज।
मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड है जो प्राइम मेरिडियन है, जो कि टाइम लाइन है, ग्रीनविच लाइन है, जिसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी कंट्री में से पास नहीं करती। ठीक है, हमें पता है कि यूके में से क्रॉस होती है, यूके में से ग्रीनविच नाम की जगह से ये क्रॉस होती है, तो ये यूके से क्रॉस होती है, फ्रांस से क्रॉस होती है, स्पेन से क्रॉस होती है, अल्जीरिया से क्रॉस होती है, माली से क्रॉस होती है, बुर्किना फासो से क्रॉस होती है, और टोगो से क्रॉस होती है, और गाना से क्रॉस होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है अल्जीरिया, माली, गाना, मतलब यहाँ से जो क्रॉस हो रही है, लेकिन मोरक्को से नहीं हो रही। मोरक्को कहाँ पे है? मोरक्को यहाँ पे है। तो ये जो लाइन है हमारी प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ये मोरक्को से पास नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, piecing together the puzzles of geological time to create and analyze historical maps of Earth is known as, कि हमें किसी पजल के पीसेस जो कि जियोलॉजिकल टाइम से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी के पास से जुड़े हुए हैं, अर्थ के पास से जुड़े हुए हैं, उनको इकट्ठा करके जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, वो हमें इसमें बताना है। कि जो जियोलॉजिकल टाइम या हिस्टोरिकल मैप्स हैं अर्थ के, उनको इकट्ठा करके जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पैलियोक्लाइमेटोलॉजी। पैलियोक्लाइमेटोलॉजी का मतलब है कि क्लाइमेट से रिलेटेड या वातावरण से रिलेटेड जब हम लोग कोई स्टडी करते हैं, पास्ट के क्लाइमेट या वातावरण से रिलेटेड हम जब कोई स्टडी करते हैं तो उसको पैलियोक्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। फिर अब पैलियो जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? कि अर्थ की स्ट्रक्चर या फिर इसके प्लेन्स या फिर इनके माउंटेन्स या फिर इसकी रिवर्स के बारे में स्टडी करना, उसको पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसकी सॉइल के बारे में स्टडी करना, उसको पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। कि हम पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी के थ्रू अर्थ की स्ट्रक्चर को समझते हैं कि पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, पास्ट में यहाँ पे माउंटेन्स थे या रिवर्स थे। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी है जो जियोलॉजिकल टाइम को क्रिएट करने और हिस्टोरिकल मैप्स को क्रिएट करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी है। अब पैलियोलिथोलॉजी क्या है? कि पैलियोलिथोलॉजी में ह्यूमंस या फिर एनिमल्स या फिर लिविंग बीइंग्स के बारे में स्टडी करना, पास्ट में उनके साथ क्या हुआ था उसके बारे में स्टडी करना, उसको पैलियोलिथोलॉजी कहते हैं। फिर पैलियोजियोग्राफी। पैलियोजियोग्राफी मतलब अर्थ सरफेस की बात करना या ज्योग्राफी की बात करना कि पास्ट में अर्थ का सरफेस कैसा रहा होगा। लेकिन पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी जो अर्थ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि ओवर द टाइम, कि अर्थ स्ट्रक्चर है जो ओवर द टाइम कैसे डेवलप हुई, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर थी, तो इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती थी और प्रेजेंट में ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो सर्कल है या फिर इसका जो एवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, वो कैसा रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग जियोलॉजिकल टाइम को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कंपोज्ड बाय हरि सेना, कि इनमें से कौन सी चीज को हरि सेना ने लिखा था। ठीक है, सबसे पहले नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बालाश्री। नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बालाश्री। गौतमी बालाश्री जो थी, गौतमी सप्तकर्णी की मदर थी, सप्तकर्णी की मदर थी, जिसका आपने नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। तो गौतमी बालाश्री सप्तकर्णी की मदर थी, जो लगभग फर्स्ट सीई के टाइम पे किंग हुआ करते। ठीक है, फिर सेकंड है प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता की है जो 4th सेंचुरी में लिखी गई है लगभग। ये था जो गुप्ता किंग थे, समुद्रगुप्ता, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये 4th सेंचुरी में रूल करते थे इंडिया में। तो इन्हीं के टाइम हरि सेना था जो समुद्रगुप्ता का ही राइटर या फिर पोइट था। तो हरि सेना ने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, जो कि समुद्रगुप्ता थे। इसके बाद इसके ऊपर जहांगीर ने भी अपना पर्शियन लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन करवाया था। फिर द्योपारा प्रशस्ति ऑफ विजय सेना, ये जो मिली है हमें बंगाल में मिली है। ठीक है, लक्ष्मण सेना के टाइम पे इस द्योपारा प्रशस्ति को लिखा गया था बंगाल में। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला। खारवेला जो कि कलिंगा किंगडम की बात है, कलिंगा किंगडम में हमें मिला, उड़ीसा में ये मिला है। इसको जो लिखवाया था खारवेला ने लिखवाया था, जो कि उस टाइम पे कलिंगा के किंग थे। ठीक है, ये जैन किंग थे
खारवेला जो थे ये जैन किंग थे, जैनिज्म को फॉलो करते थे। ये लगभग सेकंड बीसी से लेके फर्स्ट सीई के बीच की इंस्क्रिप्शन है और ये पांडव लेनी केव्स में मिली है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, पांडव लेनी केव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स: इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, approval of first 5-year plan by NDC, constitution of the National Planning Committee. Find the correct sequence. ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें जो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। प्लानिंग कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, फिर एनडीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या है, अप्रूवल ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान बाय एनडीसी, एनडीसी के फॉर्मेशन के बाद ही फर्स्ट 5 ईयर का प्लान का अप्रूवल हुआ होगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो थर्ड है वो सेकंड के बाद आएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए कि जो थर्ड है वो सेकंड ऑप्शन के बाद में आएगा। अब बात बचती है दो की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी? ये बनी थी 1938 में, जबकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और नेशनल प्लानिंग कमीशन का जो प्रेसिडेंट था वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा कि 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी है। ठीक है, फिर है प्लानिंग कमीशन का, फिर सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, थर्ड है अप्रूवल ऑफ 5-year एनडीसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सबसे पहले प्लानिंग कमेटी बनी, फिर प्लानिंग कमीशन बना, फिर एनडीसी बना, उसके बाद फर्स्ट ईयर प्लान को अप्रूव दिया एनडीसी। Let's see next question. Which one of the following battle could be seen as laying the formal foundation of the British Raj? इसमें जो कौन सा ऐसा बैटल था जिसने ब्रिटिश राज या ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉर्मल फाउंडेशन इंडिया में शुरू कर दिया था कि हाँ, इसके बाद ब्रिटिश से जो इंडिया में फॉर्मली रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोग चारों बैटल्स को देखते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो लोकल इंडियन क्वारल थे कि अफगान रूलर्स अब्दाली ने, नादिर शाह ने, अब्दाली और मराठास के बीच में वॉर था ये। ठीक है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो अब्दाली और मराठास के बीच में वॉर था। बैटल ऑफ प्लासी क्या था, बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ बक्सर कौन कौन था उसमें, नवाब ऑफ बंगाल, अवध और मुगल रूलर, इनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में रहा। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि म्यूटिनी थी, आर्मी म्यूटिनी थी, आर्मी रिवॉल्ट था जो कि 1857 में हुआ, जो कि बहुत बाद में हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है ये जो था फॉर्मल फाउंडेशन थी ब्रिटिश राज के लिए, क्योंकि 1757 में हुआ। इसी बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के लोकल अफेयर्स में इंटरफेयर या हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने जो फॉर्मल फाउंडेशन किया ब्रिटिश राज का वो बैटल ऑफ प्लासी में किया। उसके बाद जब बैटल ऑफ प्लासी हार गए बंगाल के नवाब, तो उन्होंने यहाँ पे खुद के ही लोगों को इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी नवाब, बंगाल के जो नवाब थे और अवध के नवाब और जिस टाइम पे मुगल एम्परर थे, इन तीनों ने कोलिशन बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया, जो कि 1764 में था, जो कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें कि ये तीनों पे कोलिशन हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द राइट आंसर इज बैटल ऑफ प्लासी। 10th, where in South India did the British East India Company constructed trading post in 1639? ओके, कि ट्रेडिंग पोस्ट या फिर व्यापार करना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब स्टार्ट किया, साउथ इंडिया में। जैसा कि हमें पता है कि साउथ इंडिया में सबसे पहले जहां पे इन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट किया था वो मद्रास में स्टार्ट किया था या चेन्नई के आसपास स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वो है मद्रास। 1639 में मद्रास में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट कर दी थी, जो कि कुड्डालोर है। कुड्डालोर में इन्होंने
19 में स्टार्ट किया था। कारवार में 1857 में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी। बिकॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन्होंने कारवार में 1857 में बनाई थी। लेकिन इन्होंने जो सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट शुरू की थी साउथ इंडिया में, मद्रास पट्टनम में शुरू की थी। 11th क्वेश्चन, which of the following statement is correct? The Dutch East India Company was formed after the formation of British East India Company. कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में बनाई गई थी। सेकंड है, वास्को डिगामा रीच्ड कैलिकट इन 1498। कि जो वास्को डिगामा थे वो कैलिकट में या कैलिकट में जो पहुंचे थे 1498 में थे। वास्को डिगामा जो थे वो क्या थे? पोर्टुगीज या पुर्तगाली थे। ठीक है, वो 1498 में कैलिकट आए थे। तो ये राइट आंसर है। अब इस आंसर की बात करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1602 में बनी थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो 1600 में बनी थी। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में बनी थी। तो दोनों आंसर सही है, बोथ 1 and 3 बोथ आर राइट, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में बनी थी, और वास्को डिगामा 1498 में ही कैलिकट पहुंचे थे। In India, a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years is labeled as। ऐसे लैंड कल्टीवेबल जहां पे कल्टीवेशन किया जाए, जिसको अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया कि वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 ईयर, की जो 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टीवेटेड पड़ी है, जहां पे कि हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? कल्टीवेबल वेस्टलैंड होती है जहां पे मोर देन 5 ईयर वो अनकल्टीवेबल रहे, तो उसको कल्टीवेबल वेस्टलैंड कहते हैं। फिर एक करंट फैलो जो लेस देन 1 ईयर अनकल्टीवेटेड रहे, उसको कहते हैं करंट फैलो। फिर अ फैलो अदर देन करंट फैलो, ऐसी लैंड जो कि 1 ईयर से 5 ईयर तक अनकल्टीवेटेड रहती है, उसको फैलो अदर देन करंट फैलो कहते हैं। फिर बैरन एंड वेस्टलैंड, जहां पे कुछ नहीं उगाया जा सके, जो कि अनकल्टीवेटेड हो, जो कि फुल्ली अनकल्टीवेटेड हो, वो बैरन एंड वेस्टलैंड होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि जो मोर देन ईयर बट लेस देन 5 ईयर की, जो 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम टाइम पर अनकल्टीवेटेड रही है, जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वो है फैलो अदर देन करंट फैलो। ओके, क्वेश्चन 13, मेजर पोर्शन ऑफ ग्रेट आर्टिजियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन। की मेजर आर्टिजियन बेसिन है जो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसका जो मेजर पोर्शन है वो किस प्रोविंस में है? तो इसका आंसर जो है वो है क्वींसलैंड। आर्टिजियन बेसिन, उनको वहां पे आर्टिजियन वेल्स भी पाए जाते हैं, आर्टिजियन वेल्स, जिनसे कि अपने आप पानी बाहर आने लगता है। आर्टिजियन बेसिन में क्या होता है कि पास्ट में रॉक्स के ऊपर उठे के कारण, दोनों साइड से रॉक्स के ऊपर उठने के कारण यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, जिसके कारण यहाँ पे अगर वेल को खोदा जाए तो यहाँ से पानी अपने आप बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का एक बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका मेजर पोर्शन है जो क्वींसलैंड में है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? India has one of the longest navigable inland water network in the world. Second है, inland waterways presently help in transporting about 25% of total cargo movement. Third है, about 111 inland waterways have been declared as national waterways under the National Waterways Act 2060. तो अब इसमें हमें बताना क्या है कि इनमें जो कोड है वो करेक्ट कौन सा है, कि इनमें ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो इनलैंड वाटर नेटवर्क है, इनलैंड वाटर नेटवर्क मतलब इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर रिवर्स में या कैनाल्स में जो हमारा वाटर के ऊपर नेटवर्क है, जहां से हम लोग बोट या फिर छोटे शिप्स के थ्रू कार्गो को ले जाते हैं या फिर लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस नेटवर्क में इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटर नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड।
क्या ये राइट है या रॉन्ग है? क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इनलैंड वाटर नेटवर्क है वो है चाइना में, सेकंड नंबर है रशिया में, ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन, यूएसए, इंडोनेशिया, तो ब्राजील, ये कंट्री आती है। इंडिया का लगभग 7th या 8th नंबर पे है इनलैंड नेविगेशन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड नेटवर्क, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, कि इनमें से एक इंडिया भी है जिसमें नेविगेबल इनलैंड वाटर नेटवर्क है। ये राइट है। इनलैंड वाटरवेज प्रेजेंटली हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग अबाउट 25% ऑफ टोटल कार्गो मूवमेंट। कि इंडिया का जो इनलैंड वाटरवेज है वो इंडिया में 25% कार्गो को मूव करते हैं, कि 25% 25% कार्गो को ले जाने का काम करते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है। इंडिया में जो टोटल कार्गो मूवमेंट है वो इनलैंड वाटरवेज से वो सिर्फ और सिर्फ 10% है, ठीक है। तो ये जो है वो ये रॉन्ग है। थर्ड है, अबाउट 111 inland waterways have been declared as national waterways। कि नेशनल वाटरवेज एक्ट जो 2016 आया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 111 इनलैंड वाटरवेज को डिक्लेयर किया है कि नेशनल वाटरवेज है। ये राइट है, ठीक है। पहले हमारे पास अभी हमारे जो डेवलप्ड वाटरवेज हैं वो 5 है और 106 को डेवलप किया जाएगा, 5 ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये भी राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है बी, कि 5 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो कि चल रहे हैं और 106 को डेवलप किया जाएगा। ये नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। लेकिन हमारा जो कार्गो मूवमेंट है अभी सिर्फ और सिर्फ 10% ही है। Match list 1 with the list 2 and select the correct answer using code given below the list। अब ये क्या है कि ये है रेलवे जोन, रेलवे जोन है ये, और ये है उनका हेडक्वार्टर। तो हमें इनको मैच करना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ये एनडीए के लिए यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग अल्टरनेटिवली या 1-2 ईयर को छोड़ के ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ये रिपीटिशन पे ये क्वेश्चन आता रहता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो यूपीएससी ऑल्सो रिपीट्स इट्स क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ईस्ट सेंट्रल। ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है वो है ईस्ट सेंट्रल, मतलब बिहार साइड का, वो हाजीपुर में है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न का जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव, जो कि गुवाहाटी में, मालीगांव है जो गुवाहाटी में, ठीक है। फिर है नॉर्थ, नो सॉरी, नॉट गुवाहाटी, ओके। ईस्ट सेंट्रल है जो, नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो है जयपुर, डी का 2। तो हमारे पास डी के 2 ऑप्शन है, नॉर्थ वेस्टर्न है जयपुर में, डी के 2 है, ए और बी, ठीक है। फिर है ईस्ट सेंट्रल, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर है जो हाजीपुर में, ए का आ गया 3। फिर नॉर्थ ईस्टर्न, कि नॉर्थ ईस्टर्न का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट हमें पता है कि उत्तराखंड और यूपी का अपर पोर्शन, ये सारा का सारा जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न में आता है इंडिया के। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में, बी का हो गया 1। ए का 3, ईस्ट सेंट्रल है हाजीपुर, नॉर्थ वेस्टर्न है जयपुर और ईस्ट सेंट्रल है जो गोरखपुर। अगर आपने मालीगांव का नाम नहीं सुना है तो मालीगांव कहाँ पे है? गुवाहाटी में मालीगांव है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट हमें पता है कि असम का एरिया आता है, नागालैंड का एरिया आता है, अगरतला का एरिया आता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में आता है जिसका हेडक्वार्टर है मालीगांव या गुवाहाटी में। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है बी। तो आप इसको इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको 2 का पता है कि ये 2 जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ कहाँ पे है, तो नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स को आप अपने आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये हैं सारे के सारे जो रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स। यू कैन रीड हियर फ्रॉम हियर कि कौन सा जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है। जैसे ईस्ट सेंट्रल है वो हाजीपुर में है, नॉर्थ ईस्टर्न है गोरखपुर में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो मालीगांव गुवाहाटी में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ से देख सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न है जयपुर में है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statements about earthquake
waves it's not correct. सी है नॉट करेक्ट। इनमें से हमें वो देखना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। हमारे पास जब अर्थक्वेक होता है तो दो टाइप की वेव्स होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। और जो पी वेव्स हैं ये एस वेव से फास्टर है और सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती है। एस वेव्स हैं जो स्लो है और पी वेव्स के बाद में सरफेस तक पहुंचती है। तो ये जो ए ऑप्शन है ये सही है कि पी वेव्स है जो फास्टर होती है और सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती है। बी ऑप्शन है जो बी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। यस, पी वेव्स हैं जो गैस लिक्विड और सॉलिड मटेरियल के थ्रू जो है ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन एस वेव्स नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल करती हैं। Seismographs located beyond 145 degree from epicenter can record the arrival of P waves. ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने पी वेव को ही शो किया है कि मान लीजिए यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ है तो पी वेव्स कहाँ कहाँ पे जाएंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होकर पी वेव्स 105 डिग्री तक आती हैं, फिर 145 डिग्री से आगे फिर पी वेव्स रिसीव होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस एरिया में पी वेव्स रिसीव नहीं होती है, इसको पी वेव्स का शैडो जोन कहते हैं। सेम यहाँ पे पी वेव्स का शैडो जोन है, लेकिन जो एस वेव्स हैं, एस वेव्स का शैडो जोन है जो 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक, मतलब कि ये पूरा का पूरा एरिया है जो ये एस वेव के शैडो जोन में रहता है। तो seismographs located beyond 145 degree from epicenter can record the arrival of P waves. Yes, क्योंकि 45 डिग्री के बाद P waves हमें मिलना फिर से मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो seismographs है जो 145 डिग्री के बाद P waves को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब फोर्थ है पी वेव्स है मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन। नो, क्योंकि पी वेव्स है जो 145 से लेकर 105 से लेकर 145 डिग्री तक के एरिया को ही कवर करती है, जबकि जो एस वेव है वो 105 से 105 तक के एरिया को कवर करती है, उसका इतना लंबा शैडो जोन है। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया है शैडो जोन में वो एस वेव्स का। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, डी इसका राइट आंसर है, जो कि करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ पंचायत अंडर आर्टिकल 253G। कि 253G आर्टिकल के अंदर पंचायत के पास कौन सी पावर नहीं है। 243G है जो एक कौन से शेड्यूल को शो करता है, 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल है जो वो 243 में आता है, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं 11th शेड्यूल में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा 11th शेड्यूल में नहीं है या 243G में नहीं है। लैंड इंप्रूवमेंट है जो 243G में है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स 243G में है, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन 243G में है, रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ये 243G में नहीं है। ठीक है, आपको अगर इनको याद रखना तो 11th शेड्यूल के सारे सब्जेक्ट्स या फिर जो भी उसने मेंशन किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। 11th शेड्यूल है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये लैंड इंप्रूवमेंट भी 243G में है, लैंड रिफॉर्म्स भी है, सॉइल कंजर्वेशन भी है, लैंड कंसोलिडेशन भी है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू आर्टिकल 243G में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with less 2 and select the correct answer using the code given below the list। ठीक है, तो ये एंशियंट का क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा लिस्ट 1 से मैच होता है लिस्ट 2 से। इसमें क्या बताया कि महामत मतलब उस टाइम के मिनिस्टर्स जो होते थे या जो मंत्री होते थे उनको महामत कहते थे, या फिर जो किसी एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते थे, एक डिपार्टमेंट के लीडर को महामत कहते थे। फंक्शंस की कौन से महामत का क्या काम होता है, जैसे हम लोग आज के कैबिनेट की बात करें, किसी को होम मिनिस्ट्री मिली हुई है, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली हुई है, किसी को रेलवे मिनिस्ट्री मिली हुई है। इसका मतलब क्या है कि वो मिनिस्टर रेलवे का पूरा डिपार्टमेंट हेड करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो पूरा का पूरा फाइनेंस को हेड करेगा, होम मिनिस्टर पूरे के पूरे होम सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर होम मिनिस्ट्री के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनको हेड करेंगे। सेम यहाँ पे था कि महामता होते थे वो मिनिस्टर होते थे, एक डिपार्टमेंट को वो हेड करते थे। तो अंत महामता का जो काम होता था वो क्या था, इथी जखा महामता, इसका काम क्या था, दम महामता, इसका काम क्या था, नगला बिया
नगला बियो हलाका महामता, इसका काम क्या था? अगर मुझे इन चारों ऑप्शंस का नहीं पता है तो मैं इनको कैसे करूंगा? मान जस्ट सपोज कि मैंने धम्म महामता के बारे में सुन रहा था। धम्म महामता का मुझे पता है कि स्प्रेड ऑफ धम्म, धम्म को स्प्रेड करने के लिए, धम्म को फैलाने के लिए जो काम करता था वो धम्म महामता करता था। तो सी को मैं 2 से मैच कर दूंगा। तो सी और 2 कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं, सी और 2। फिर मैंने नागालाबी होलाका, मुझे लगा यार नागालाबी होलाका तो नगर से रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा सा सिटी से रिलेटेड हो सकता है। इट्स जस्ट इंस्टिंक्ट, ये नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अगर मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, मुझे नहीं आता, तो मैं अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज करूंगा, अपने एबिलिटी का यूज करूंगा कि मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, क्या पता सॉल्व हो जाए। तो मैं नागाबिले को थोड़ा सोचूंगा कि ये नगर से रिलेटेड हो सकता है, तो एसोसिएटेड विद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। डी आ गया जो 3 में आ गया, डी आ गया 3 में आ गया, सी आ गया 2 में आ गया। अब मेरे पास C2 और D3 आगे, C2 और D3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, तो मैं इसको राइट कर देता हूं और इसका जो आंसर है वो भी यही है। अब अंत महामता का काम क्या है? इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर, इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर। इसी जगह महामता का काम क्या है? वीमेंस वेलफेयर। ठीक है, अब मुझे इन दो के बारे में अगर मैं थोड़ा सा भी इंट्यूजन या फिर अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज कर लेता हूं तो इस क्वेश्चन को मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। धम्म महामता मतलब स्प्रेड ऑफ धम्मा, नगल भी होला का महामता मतलब एसोसिएटेड विद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, की सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को जो संभालेगा। फिर अंत महामता जो कि अंत इन चार्ज ऑफ फ्रंट एरियाज, अंत महामता मतलब अंत मतलब एंड, हमारी कंट्री का एंड। ठीक है, उसको अंत महामता कहते हैं, अंत महामता हमारी बाउंड्री को संभालने वाला अंत महामता, इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर एरियाज। फिर इथी जाका महामता, ये वर्ड को अगर आपने नहीं सुना है तो फिर आप उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वुमेन्स वेलफेयर में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हस्त आयुर्वेदा? हस्त आयुर्वेदा का ऑथर कौन था? हस्त आयुर्वेदा किसने लिखी है? ठीक है, चरक का हमें पता है कि उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, चरक संहिता। ठीक है, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, सुश्रुत संहिता। ठीक है, वाग्भट ने भी कुछ 2-3 चीजें लिखी थी, इनका भी काफी फेमस रहे हैं वाग्भट्टा जी भी। तो वाग्भट्टा जी ने जो जो लिखी है, अष्टांग संग्रह लिखा था उन्होंने, एक तो अष्टांग संग्रह, एक उन्होंने लिखा था अष्टांग हृदय संहिता, अष्टांग हृदय संहिता, अष्टांग हृदय संहिता। तो ये उन्होंने वाग्भट जी ने लिखी थी। और जो हस्त आयुर्वेदा लिखी थी वो पलकप्या जी ने लिखी थी, पलकप्या हस्त आयुर्वेदा। तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन है जो ए है। अगर आपको चरक, सुश्रुत और वाग्भट का पता है और पलकप्या अगर आपने कभी नहीं भी सुना है तो आप पलकप्या को आंसर लगा सकते हो कि हस्त आयुर्वेदा किसने लिखी थी, आयुर्वेदा रिलेटेड टू हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803? कि कौन सा एरिया है जो ट्रीटी ऑफ देवगांव या देवगांव की संधि के अंतर्गत 1803 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया? तो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम की बात है, एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम ट्रीटी ऑफ देवगांव हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे किंग ऑफ बरार की बरार का जो राजा था उसने कुट्टक है जो ब्रिटिश को दे दिया था, कुट्टक का जो एरिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया था किंग ऑफ बरार ने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम ट्रीटी ऑफ देवगांव के अंडर। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो एंड हुआ था वो ट्रीटी ऑफ सुरजीनगांव के होने पे एंड हो गया। ट्रीटी ऑफ सुरजीनगांव के होने पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गया था, लेकिन ट्रीटी ऑफ देवगांव में कुट्टक है जो किंग ऑफ बरार ने या राजा के बरार ने ब्रिटिश को दिया। Consider the following statement. Maharashtra state has the maximum share of national highways in kilometers. Second, the nature of terrain and level of economic development is one of the reasons for maximum share of national highways in the Maharashtra.
ठीक है। महाराष्ट्र में मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवेज है। नेशनल हाईवेज हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, और अभी रिसेंटली 2022 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है 1,50,000 किलोमीटर लगभग हो गई। 1,50,000 के समथिंग लगभग जो लेंथ है हमारे 1,50,000 लेंथ हो गई है नेशनल हाईवेज की इंडिया में। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज है किस किस स्टेट के पास हाईवेज नेशनल हाईवेज में ज्यादा है? तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो शेयर है नेशनल हाईवे का, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर है यूपी में, फिर है राजस्थान में, और फिर है एमपी। ठीक है। सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे है वो महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो आंसर है ये राइट है। सेकंड देखिए, द नेचर ऑफ टेरेन एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वहाँ का जो टेरेन है, प्लेन्स है या जो एरिया है, उसके कारण और वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, आर्थिक डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे नेशनल हाईवेज का जो शेयर है वो मैक्सिमम है। यस, क्योंकि वहाँ पे बंगाल, बॉम्बे, पुणे और बॉम्बे अहमदाबाद वाला एरिया जो इकोनॉमिकली बहुत डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे हाईवेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी जो टेरेन है वहाँ का वो प्लेन टेरेन है, तो उसके कारण वहाँ पे नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट ज्यादा। तो इसमें जो आंसर है वो बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, द एक्टिविटीज और सर्विसेज फोकस्ड ऑन क्रिएशन, arrangement and interpretation of new and existing areas are referred to as, कि ऐसी एक्टिविटीज या सर्विसेज, ऐसी सेवाएं जो कि क्रिएशन से या फिर रीअरेंजमेंट, कि आपके पास कुछ डेटा मैंने दे दिया, आपको मैंने कोई 2-4 चीजें दे दी कि आपको उनको क्रिएट करना है, या फिर जो मैंने चीजें दी हुई है उनको आपको रीअरेंज करना है। ठीक है। या फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना है कि इनका क्या मतलब हो सकता है। तो ये चीजें कौन सी सर्विसेज के अंदर आती है? तो इसका जो राइट आंसर है क्विनरी एक्टिविटी, क्योंकि सेकेंडरी का हमें पता है, सेकेंडरी में क्या आता है? इंडस्ट्री। टर्शरी में सर्विसेज जो कि आम लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं आम जनता को। क्वार्टनरी की थर्ड सर्विस सेक्टर से जो उनके पास डेटा आता है उसका यूज करना। अब क्विनरी एक्टिविटीज है जो कि हाईएस्ट लेवल की एक्टिविटी है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिसर्चर्स हैं या फिर इन्वेंटर्स हैं, ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट है उसको नए फॉर्म में लेके आना, तो वो क्या है? क्विनरी एक्टिविटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ठीक है। उड़ान के बारे में हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। इट इज एन इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट। यस, ये एक स्कीम थी जिसमें कि हमें रीजनल, क्षेत्रीय एविएशन मार्केट को, कि लोग, ऐसे लोग जो कि एविएशन से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, वहां पे हम लोगों को एयरपोर्ट डेवलप करना और वहां से फ्लाइट का संचालन करना था। सेकंड है, इट क्रिएट्स अफोर्डेबिलिटी येट इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स ऑन रीजनल रूट्स। यस, कि जब ये रूट स्कीम को लॉन्च किया गया था तो तब हर न्यूज चैनल में था कि 2500 में अब आप प्लेन में बैठ सकते हो, टिकट ले सकते हो और यात्रा कर सकते हो। तो ये जो स्कीम को लॉन्च करने का मकसद था कि इसको इकोनॉमिक तरीके पे और जो कि आम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो, उस तरीके से रीजनल रूट्स को स्टार्ट करना था, संचालित करना था, कि लोग एक दूसरे से या फिर बड़े शहरों से जुड़ सकें, उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको कम किया जा सके। इस स्कीम को जो लॉन्च किया था अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया था, वो था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द शावती रिवर क्रिएट्स जोग फॉल्स। ठीक है। सेकंड है, द ब्राह्मणी रिवर is formed by the confluence of the Kosi and Sank river. Third, the Tamarpurni is a river of Tirunelveli district of Tamil Nadu. अब हम इसमें बताना क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और कितने रॉन्ग है। तो हमें ये बताना है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं या फिर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है। तो हम देखते हैं, द शावती रिवर्स क्रिएट जॉग फॉल्स,
यस, जो जोग फॉल है वो शाप्ती रिवर पे बना हुआ है, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है। द ब्राह्मणी रिवर इज फाउंड बाई कन्फ्लुएंस ऑफ द कोसी एंड सांक रिवर नोई। कोसी का हमें पता है कि कोसी है जो, कोसी रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सांक रिवर ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कोसी है जो गंगा की है। तो ब्राह्मणी रिवर है जो, ये दो रिवर से बनती है, सांक और कोय। कोसी गंगा की, तो ये जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग है ये। तो थर्ड, ताम्रपर्णी इज अ रिवर ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी को पहले पोरुनोई रिवर भी कहते थे, और ये संगम लिटरेचर में भी इसको बहुत बार डिस्कस किया गया। पोरुनोरू जो संगम लिटरेचर का पार्ट था, संगम लिटरेचर हमें पता है कि साउथ इंडिया का लिटरेचर था, तमिल लिटरेचर था, तो उसमें भी ताम्रपर्णी रिवर के बारे में बात की गई है, और ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दो है, एक तो जोग फॉल्स का और दूसरा ताम्रपर्णी रिवर्स का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। स्टाप्ती रिवर है जो जोगफॉल बनाती है, और ताम्रपर्णी रिवर है जो वो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। थर्ड है, राफेल नडाल डिफीटेड whom among the following to win the French Open टेनिस टूर्नामेंट 2022। ये यूपीएससी का या फिर कोई सा भी एग्जाम है उनके लिए टेनिस का ये टूर्नामेंट की जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं हर बार। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि कौन जीता है और कौन रनर अप रहा। तो इसका ये राफेल नडाल जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीता था, इन्होंने किसको हराया था? तो इसका आंसर है कैस्पर रड। तो हम लोगों ने यहाँ पे 25 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 25 का आज ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, इनका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो अगले 25 क्वेश्चंस को भी हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग अस। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज like it and subscribe our channel, share it and comment. Thank you to be continue and connected with us for coming video.